हाय गुड मॉर्निंग। अब मैं मेटफॉर्मिन के बारे में बात करता हूँ आप लोगों से। तो मेटफॉर्मिन जो ड्रग है वो सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है या ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है। पहली बात, ये सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ में ही दी जा सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इसका कोई रोल नहीं है। और दूसरी बात, ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कॉर्टिसोल पाथवे पे काम करती है। कॉर्टिसोल क्या करता है, वो ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाता है ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड्स। तो स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर डायबिटीज़। इसलिए हमारे को सिर्फ एंटी डायबिटिक एजेंट्स नहीं देने, पेशेंट के स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी फोकस करना है। ठीक है। तो मेटफॉर्मिन जो है कॉर्टिसोल पाथवे पे काम करती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कंट्रोल करती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है कि प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन लिवर में टू प्रोड्यूस शुगर्स। और जो ग्लाइकोजेनोलिसिस पे काम करती है कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करती है टू प्रोड्यूस शुगर्स। फैट्स का ब्रेकडाउन करती है टू प्रोड्यूस शुगर्स। ये कॉर्टिसोल का काम है, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे बॉडी नीड्स मोर शुगर्स टू कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो यू नीड मोर एनर्जी टू कम आउट ऑफ इट। तो ये एक नॉर्मल पाथवे है। पर जब ये क्रोनिक हो जाता है, क्रोनिक स्ट्रेस में आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो मेंटल रेस्ट है, चाहे इमोशनल रेस्ट है, चाहे फिज़िकल रेस्ट है, तो ये कॉर्टिसोल जब बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है दिन भर, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कर दे रहा है। तो ब्लड शुगर लेवल्स कॉन्स्टेंटली बढ़ा के इंसुलिन रेजिस्टेंस कर दे रहा है। एंड सबसे पहले इसका इफेक्ट आता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स पे। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल में डायबिटीज़ का डायग्नोसिस के लिए हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा था वो ये था कि लेस देन 100 है अगर फास्टिंग ब्लड शुगर, दैट इज़ नॉर्मल। 100 से 125 के बीच में है, दैट इज़ प्री डायबिटिक। मोर देन 125 है तो डायबिटिक है। अब मेटफॉर्मिन जो मेडिसिन है उसे कैसे देते हैं, तो इसके लिए समझने के लिए हमारे को कॉर्टिसोल का सिक्रीशन का सिस्टम भी समझना पड़ेगा। तो कॉर्टिसोल जो सिक्रीट होता है, कॉर्टिसोल का एक रिदम है, सर्कैडियन रिदम कहते हैं कि उसका एक दिन के हिसाब से रिदम है। सुबह 4-5 बजे से बढ़ना शुरू होता है, 9 ओ क्लॉक के आसपास पीक करता है और शाम 5-6 बजे से कम होना शुरू हो जाता है। तो दिन भर एक जैसा नहीं होता। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ, इसका सन के साथ में ये पीक करता है, और जब सनडाउन होता है तो ये इसका लेवल भी कम हो जाता है। ठीक है। अब क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है? एक तो स्ट्रेस है, हम जानते हैं। दूसरा है लेट मील्स। आप जितना लेट डिनर करोगे उतना, जब भी आप खाना खाते हो कॉर्टिसोल लेवल सिक्रीट होता है। ठीक है। तो आप जितना लेट खाना खाओगे, आप फ्राइड फूड्स खाओगे, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। तो पहले के ज़माने में जैसे लोग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करते थे, सब डिनर की जगह सपर होता था, तो कॉर्टिसोल लेवल्स मैनेज हो जाते थे। आज की तारीख में क्या है कि डिनर लेट होता है, हैवी डिनर होता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लोग स्किप कर जाते हैं और डिनर को हैवी करते हैं। तो उससे क्या है, कॉर्टिसोल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। मॉर्निंग कॉर्टिसोल लेवल्स लो होते हैं, इसलिए दिन में सुस्ती रहती है, और रात के वक्त पे कॉर्टिसोल लेवल्स हाई रहते हैं, इसलिए लोगों को नींद नहीं आती है, फिर और लेट सोते हैं। तो ये कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल साइकिल को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर आपका स्लीप मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा ये है कि कॉर्टिसोल के जो हमने देखा कि एक तो स्ट्रेस हो गया, दूसरा हमने बोला कि कॉर्टिसोल लेट मील्स की वजह से बढ़ रहा है। कॉर्टिसोल क्या अफेक्ट कर रहा है? एक तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है, दूसरा ये फैटी लिवर कॉज कर सकता है। उसकी वजह से जब फैटी लिवर होता है, लिवर का काम है कि जो बॉडी में स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन से हैं? कॉर्टिसोल हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, और साथ में जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। ये सब लिवर से क्लियर होते हैं।
जब ये नहीं क्लियर होते हैं तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स में कई प्रॉब्लम्स आती हैं, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, पीसीओडी होता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं ब्रेस्ट में चाहे यूट्रस में, और इसके अलावा इनफर्टिलिटी भी हो जाता है ना। तो आज की तारीख में इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट सेंटर्स बनने लग गए हैं, तो उसका एक मेन कारण फैटी लिवर भी है, ठीक है। तो और एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है जिसमें कि कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, वो है प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, और कई बार इतने बढ़ जाते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ हो जाती है, या प्रेगनेंसी प्री एक्लेम्सिया हो जाता है। प्री एक्लेम्सिया कंडीशन है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए सबसे ईजी मतलब जो बेस्ट मेडिसिन है दैट इज़ मेटफॉर्मिन, ठीक है। और आयुर्वेद में नीम भी यही काम करता है। तो बट हर चीज़ के डोसेज हमें पता होनी चाहिए, किस समय लेना चाहिए किस समय नहीं लेना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो मेटफॉर्मिन को हम अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज़ फैटी लिवर में भी यूज़ कर सकते हैं, पीसीओडी टाइप इश्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, प्री एक्लेम्सिया में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन को हमारे को शुरू करने का जो टाइमिंग है वो भी हमारे को कॉर्टिसोल के हिसाब से ही डिसाइड करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि सुबह में कॉर्टिसोल लेवल्स सही रहें, इवनिंग में कम हो जाए, ये और उसकी जो नेचुरल साइकिल है उसे मिमिक करें, इसलिए हम प्रेफरेबली मेटफॉर्मिन को इवनिंग में शुरू करते हैं। तो वी कैन गिव मेटफॉर्मिन आइदर आफ्टर डिनर, या अगर अर्ली स्टेज है वी कैन इवन रिकमेंड कि पेशेंट इसे इवनिंग जब टी टाइम है उस समय पे मेटफॉर्मिन ले। अब मेटफॉर्मिन की डोसेजेस क्या होती हैं? मेटफॉर्मिन की डोसेजेस होती है कि मेटफॉर्मिन आप दे सकते हो 500 mg से लेके 2 ग्राम तक। और मेटफॉर्मिन में ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या होती है कि मेटफॉर्मिन आपने उन लोगों को देना है जिनमें आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कॉर्टिसोल सिक्रीशन ज़्यादा है। कॉर्टिसोल सिक्रीशन के साइंस क्या होंगे? कॉर्टिसोल सिक्रीशन के साइन होंगे कि पेशेंट ओवरवेट है, पेशेंट फैटी लिवर के साथ में आ रहा है। फैटी लिवर तो खैर दुबले पतले लोगों में भी हो सकता है। तो ओवरवेट होना, यंग होना, ये ऐसे ही पेशेंट में मेटफॉर्मिन सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है। फिर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स जिनके हाई हैं उसमें मेटफॉर्मिन हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हम जब इसे इनिशिएट करते हैं मेटफॉर्मिन को, तो हम क्या करते हैं कि मेटफॉर्मिन 500 mg से शुरू करते हैं, 500 mg आफ्टर डिनर, या 250 mg आफ्टर टी टाइम इन द इवनिंग, ठीक है। फिर ग्रेजुअली हम इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम लंच के बाद भी दे सकते हैं 500 mg, ब्रेकफास्ट के बाद भी 500 mg दे सकते हैं, या फिर हम 1 ग्राम मॉर्निंग, 1 ग्राम आफ्टर डिनर दे सकते हैं। हम इसमें मेटफॉर्मिन एक्सटेंडेड रिलीज़ फॉर्म्स भी आते हैं जो कि धीरे धीरे करके रिलीज़ होता है। उसका एडवांटेज ये होता है कि उसके मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं। और मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्यों आते हैं कि मेटफॉर्मिन अगर आप कॉर्टिसोल को एक्सेसिवली सप्रेस कर देंगे तो उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। और वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि मुंह का कड़वा होना। तो किसी को अगर पेशेंट आ रहा है बोल रहा है कि मेरा मुंह कड़वा रहता है और मैं ये दवाइयाँ ले रहा हूँ, आप देख रहे हो उसमें मेटफॉर्मिन हाई डोसेज पे चल रहा है, या पेशेंट की एज ज़्यादा है, अगर 500 mg भी मेटफॉर्मिन चल रहा है तो कई बार आपको उसे होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, गैस्ट्रिक अपसेट, पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, और पेशेंट को नाभि के ऊपर दर्द की कंप्लेंट लेके पेशेंट आ सकता है। फिर इसकी एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि कॉर्टिसोल इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो ब्लड प्रेशर लेवल्स को कम कर सकता है। डायस्टोलिक बीपी अगर 70 से कम जा रहा है तो आई विल बी केयरफुल अबाउट गिविंग मेटफॉर्मिन। 60 से कम जा रहा है तो मैं आई विल डेफिनेटली होल्ड द मेडिसिन। और ख़ासकर जो एल्डरली सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें मेटफॉर्मिन जो है बीपी लो कर सकता है, साथ में सोडियम लेवल्स को कम कर सकता है, एंड सोडियम लेवल का कम होना कैन बी फेटल।
तो दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली डे टू डे में तो काम चल जाता है, पेशेंट मेटफॉर्मिन खा रहा है, पेशेंट की तबीयत ठीक है, लेकिन जिस समय पेशेंट को ज़्यादा कॉर्टिसोल की ज़रूरत है, जैसे जिस समय वो स्ट्रेस में है, लाइक पेशेंट को वायरल फीवर हो गया, पेशेंट स्ट्रेस में, या पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, हार्ट अटैक पड़ा है या स्ट्रोक हुआ है या कोई भी उसकी सर्जरी हो रही है, और उस समय पे पेशेंट की बॉडी काफ़ी स्ट्रेस में होती है और पेशेंट को एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा स्टेरॉइड्स की ज़रूरत होती है। अगर आपने मेटफॉर्मिन उस समय पे ज़्यादा डोज में दे दिया तो हाइपोनाइट्रीमिया पेशेंट चले जाते हैं, और उसके बाद में पेशेंट जो है वो पेशेंट का हाइपोनाइट्रीमिया में एक बार गए, हाइपोनाइट्रीमिया से होने वाली प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्रेन में डीमाइलिनेशन हो जाता है, और डीमाइलिनेशन होगा तो ब्रेन में कंडक्शन स्लो हो जाता है, पेशेंट डिलीरियस हो जाता है, पेशेंट का ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस एंड पर्सन गड़बड़ हो जाता है, पेशेंट पैरालिसिस में जा सकता है, पेशेंट की स्पीच जा सकती है, एंड इवेंचुअली पेशेंट कैन डाई। तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो जो पेशेंट में आप मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, आप ज़रूर ध्यान दें कि पेशेंट को कॉर्टिसोल हाइपर सिक्रीशन की स्टेट में है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि पेशेंट पहले ही लो कॉर्टिसोल स्टेट में है और आप उसे मेटफॉर्मिन दिए जा रहे हैं उसका फास्टिंग ब्लड शुगर कम करने के लिए। उसके लिए और भी तरीके हैं, उसके लिए आप पायोग्लिटाजोन दे सकते हो, उसके लिए आप इंसुलिन दे सकते हो। तो मेटफॉर्मिन इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, ठीक है। ऐसा करने से आप पेशेंट को फ़ायदा करने से की जगह नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। अब ये बात आती है कि जैसे हमने बोला कि 500 mg से हम शुरू कर सकते हैं और 1-2 ग्राम तक जा सकते हैं। तो 500 mg मेटफॉर्मिन अप्रॉक्सीमेटली कितना फास्टिंग ब्लड शुगर को कम करता है। विल नॉट टॉक अबाउट आफ्टर मील शुगर, क्योंकि आफ्टर मील शुगर को वो बहुत ज़्यादा कम करता भी नहीं है। अबाउट 500 mg मेटफॉर्मिन 30 to 50 मिलीग्राम फास्टिंग ब्लड शुगर को कम करेगा और अबाउट 20 मिलीग्राम पोस्ट प्राइंडियल ब्लड शुगर को कम करेगा। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर में के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा इसमें। तो आप ये लगा लो कि अगर आप दिन में 1.5 to 2 ग्राम दे रहे हो, या मतलब 3 से 4 टैबलेट दे रहे हो, तो इट कैन रिड्यूस अप टू 120 to 150 मिलीग्राम ऑफ शुगर। एवरी एडेड जो टैबलेट होगी वो थोड़ा, वो 50 की जगह 40 करेगी, 40 की जगह 30 करेगी, तो धीरे धीरे उसकी सेंसिटिविटी कम होती जाती है। लेकिन फिर भी मेटफॉर्मिन ड्रग जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स को, फास्टिंग ब्लड शुगर को 500 mg दे रहे हो तो 40 to 50 मिलीग्राम कम करेंगे। 1 ग्राम दे रहे हो तो 80 to 100 mg ब्लड शुगर को कम करेगी। अगर 1.5 ग्राम दे रहे हो, दिन में 3 बार 500 mg की टैबलेट्स दे रहे हो, तो 120 to 150 mg तक आप एक्सपेक्ट करो कि फास्टिंग ब्लड शुगर कम हो जाएगी। आई पर्सनली हैव नेवर गिवन 2 ग्राम, तो 1.5 ग्राम इज़ द हाईएस्ट दैट आई हैव गिवन। वो भी जो पेशेंट जिनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 300 के ऊपर होती है और साथ में पीपी शुगर 500 के ऊपर होती है, उन लोगों में दी है मैंने, ठीक है। तो और ये सब चीज़ें जब भी आप दो पेशेंट को, यू हैव टू टाइट्रेट देम स्लोली। कभी ऐसा नहीं कि आज से शुरू किया तो अगले दिन आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। ये चीज़ें का रिज़ल्ट आने में हफ्ता 10 दिन लगता है। तो आज आपने 500 mg शुरू की, हफ्ता 10 दिन के बाद पेशेंट का शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहो। हफ्ता 10 दिन के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसके हिसाब से आप ब्लड मेटफॉर्मिन को कम ज़्यादा करो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू हो गया मेटफॉर्मिन के बारे में। अब आप कोई क्वेश्चंस पूछोगे तब मैं उसके बारे में और डिस्कस कर सकूँगा, वरना नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट पायोग्लिटाजोल। थैंक यू।